हेलो एवरीवन। मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा डिले हुआ है इस लेक्चर को अपलोड करने में, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूं। तो आज हम जो लेकर के आए हैं वो हम नया लेक्चर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेलवे जॉइंट्स एंड रेलवे फास्टनर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम दूसरा चैप्टर यहाँ पर कवर कर रहे थे जिसका नाम था रेलवे ट्रैक मटेरियल, जिसमें हमने स्लीपर्स, बैलास्ट और रेल्स की बात कंप्लीट कर ली है। और लास्ट जो हमारा रेलवे मटेरियल्स है वो हमारा फास्टनर्स या रेल जॉइंट की डिज़ाइनिंग होती है। तो इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, चैनल की लिंक दी गई है, आप उसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ वहाँ पर करंट अफेयर्स की भी अपडेट्स आपको दी जा रही है। अगेन हम बात करते हैं जो हमारा लेक्चर नंबर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। तो ये कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी हमारे साथ हो रहा है और बाद में मैं कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बात जानना जरूरी होती है रेल जॉइंट्स एंड ट्रैक फास्टनिंग ये होते क्या हैं। सॉरी, हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि रेल जॉइंट्स एंड ट्रैक फास्टनिंग होते क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं रेल जॉइंट्स, जैसा कि हमने बात किया था कि ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज के लिए जो रेल की लेंथ होती है, अगर हम बात करें रेल लेंथ की, ठीक है, तो रेल लेंथ जो होता है वो रेल लेंथ हमारा लगभग कितना 13 मीटर का ऑन एन एवरेज मान के चलें, जबकि नैरो गेज में 12 मीटर का। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी जो है उनके लिए क्या हुआ, आपस में रेल को ज्वाइन करना होगा। और रेल को जब ज्वाइन करना होगा उस समय जो जॉइंट्स हम बनाएंगे, यहाँ पर जो ये जॉइंट्स बीच में बन के आ रहे हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, रेल जॉइंट्स। मतलब टू कनेक्ट टू रेल्स, टू कनेक्ट टू रेल्स, रेल जॉइंट्स आर फॉर्म्ड, रेल जॉइंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेल फास्टनर्स की। फास्टनर्स क्या है, रेल फास्टनर्स की। अगर हम फास्टनर्स का मतलब समझें तो फास्टनर्स का मतलब होता है बांधना। तो अगर हम इन जॉइंट्स को बांधने की बात करें, यहां पर ये जॉइंट्स को बांध दिया है एक मेथड से, ठीक है, ये जॉइंट को आपस में बांध दिया है। अगर हम बात करें तो यहां पर जो एलिमेंट रेल जॉइंट्स को बनाने के लिए, या फिर हम बात कर रहे हैं ये रेल जॉइंट्स को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स, वो जॉइंटिंग फास्टनर्स कहे जाएंगे, वो जॉइंटिंग फास्टनर्स कहे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, ये रेल है, इस रेल को आपको स्लीपर पे फिट करना है। अगर इस रेल को स्लीपर्स पे, ये स्लीपर्स है, इसके नीचे क्या जा रहा है, ये स्लीपर्स जा रहा है। अगर इस रेल को इस स्लीपर्स पे फिट करना है तो इसको फिट करने के लिए आप यहां पर कुछ अरेंजमेंट करेंगे, ये इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करेंगे। ये जो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं टू कनेक्ट और फिक्स्ड द रेल with sleepers क्या यूज किए जाते हैं, रेल फास्टनर्स आर यूज्ड। तो रेल फास्टनर क्या है, रेल फास्टनर्स वो एलिमेंट हैं जो कि या तो दो रेल को ज्वाइंट्स करने का या फिर रेल को स्लीपर के साथ फास्टेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमारे रेल फास्टनर्स। तो दोनों टर्म्स का अंतर है, एक जॉइंट्स है और दूसरा क्या है, उन जॉइंट्स को बांधने के लिए हम यूज कर रहे हैं फास्टनर्स, या रेल को उसकी प्रॉपर पोजीशन में हम मेंटेन करने के लिए फास्टनर। या दो रेल्स हैं, अगर कोई एक रेलवे ट्रैक है उसका गेज मेंटेन करने के लिए हमें उन्हें उनके रेल्स को फिक्स करना होगा। अदरवाइज जब वाइब्रेशन लोड आएगा या रोलिंग लोड आएगा तो वहां वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, उनके बीच का जो गेज है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उस गेज को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या बोल सकते हैं कि हम फास्टनर्स का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो रेल जॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि रेल जॉइंट्स क्या होते हैं, ट्रैक फास्टनिंग भी क्या होते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मैं रेल जॉइंट्स की अगर मैं बात कर लेता हूं कि रेल जॉइंट्स जो होते हैं, वो रेल जॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो रेल जॉइंट्स दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा सपोर्टेड रेल जॉइंट्स, और दूसरा होता है मेरा सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स।
क्या होते हैं? सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स। अब ये होते क्या हैं साहब, समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई रेल जॉइंट इस तरीके से है, ये रेल जॉइंट इज रेस्टिंग ऑन अ सिंगल स्लीपर। इसके नीचे एक प्लेट लगी है और प्लेट के नीचे क्या है? यहां पर स्लीपर से, ये स्लीपर है, ठीक है। जब हमारा रेल जॉइंट्स एक सिंगल स्लीपर पे सपोर्टेड होता है, व्हेन जॉइंट इज सपोर्टेड ऑन सिंगल स्लीपर, जब हमारा जॉइंट एक सिंगल स्लीपर पे सपोर्टेड होता है, उसको क्या बोला जाता है? सपोर्टेड जॉइंट। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर किसी भी तरीके से कनेक्शन लगा के इन जॉइंट्स को कर दिया जाएगा। तो स्लीपर पे इस तरीके से, यदि अगर रेल जॉइंट्स जो है मेरा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो रेल जॉइंट्स है, ये रेल जॉइंट्स है, बट ये जो रेल जॉइंट्स है हमारा, ये रेल जॉइंट्स क्या हो रहा है यहां पर? ये रेल जॉइंट्स जो है वो इस तरीके से सिंगल सपोर्टेड नहीं है। वो क्या है? यहां पर एक स्लीपर है और यहां पर दूसरा है। तो ये जॉइंट्स देखो बिल्कुल हवा में लटक रहा है या नहीं? जॉइंट्स क्या हुआ? बिल्कुल हवा में लटक रहा है। ये दोनों क्या हो गए हैं? स्लीपर्स। ये क्या हो गए हैं? स्लीपर्स हो गए हैं। तो जॉइंट्स क्या हुआ? हवा में लटक रहा है, और ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड जॉइंट्स। व्हेन जॉइंट अब हम इससे लिख सकते हैं, व्हेन जॉइंट इज सपोर्टेड ओवर टू एडजेसेंट स्लीपर्स, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे सस्पेंडेड जॉइंट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें सस्पेंडेड जॉइंट्स में, अगर जो लोड डिस्पर्शन होगा वो दोनों स्लीपर्स पे इक्वली होने वाला है। अगर लोड का डिस्पर्शन देखें तो यहां पर अगर व्हील आएगा और उस व्हील के कारण लोड का डिस्पर्शन देखा जाए तो दोनों जॉइंट्स पे, दोनों ही स्लीपर्स पे लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला होता है। तो इस तरीके के जॉइंट्स हमारे क्या कहे जाते हैं? अगर हम बोलें कि इस तरीके जॉइंट्स कहे जाते हैं हमारे, क्या होते हैं? सस्पेंडेड। तो हम बोल सकते हैं व्हेन एंड्स ऑफ रेल, देखो यहां पर देखो जॉइंट्स की बात की, अब देखो ये एक एंड है, ये एंड है रेल का, ये भी एंड है, एक एंड ये है रेल का। व्हेन एंड ऑफ रेल्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंड ऑफ रेल्स आर सपोर्टेड ऑन सिंगल स्लीपर। When ends of rail are supported on single sleeper, तो supported joints, और when ends of rail are supported on two adjacent sleepers, तो उसको क्या बोला जाएगा? सस्पेंडेड जॉइंट्स बोला जाएगा। तो जॉइंट्स के बारे में हमें इतना ध्यान रखना है। और जॉइंट्स बनाने के लिए जनरली जो हमारा यूज होता है ये एलिमेंट, इसका नाम होता है फिश प्लेट। क्या होता है इसका नाम? जनरली फिश प्लेट होता है। तो अभी जॉइंट की बात पूरी समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स के बारे में बस इससे आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ट्रैक फास्टनिंग की, तो फास्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द रेल इन पोजीशन, देखो मेन फंक्शन क्या है? रेल को उनकी पोजीशन रखना, और टू लिंक द रेल एंड वाइज, और रेल को एंड वाइज, अगर हमने देखा था ये एंड था और ये एंड था, इन दोनों को आपस में एंड वाइज जोड़ने का काम भी किसका था? फास्टनर्स का ही तो था। तो एक जॉइंट फास्टनर्स हो गए और एक रेल्स को स्लीपर के साथ कनेक्ट करने वाले फास्टनर्स हो गए। तो यहां पर हम बात करें, दो तरीके के फास्टनर्स हम यहां पर यूज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, फास्टनर्स अलग अलग तरीके से होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रेल ट्रैक की स्ट्रेंथ का 50% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? रेलवे फास्टनर्स। मतलब बोला जाता है ना, एक लिंक है, ये बहुत सारी लिंक है, इन लिंक को आपस में कनेक्ट किया और एक चेन बना दी। तो ये चेन सबसे कमजोर कहाँ होगी? जो इसकी सबसे कमजोर कड़ी होगी वहीं से ये सबसे कमजोर होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें रेलवे ट्रैक को बहुत एफिशिएंट बनाना है तो रेल जॉइंट्स को प्रॉपरली बनाना होगा। अगर रेल जॉइंट्स प्रॉपरली डिजाइन नहीं किए गए तो रेलवे ट्रैक हमारा एफिशिएंट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो रेल जॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ ऑफ रेल रखते हैं। रेलवे ट्रैक का जितनी भी स्ट्रेंथ ले रहा है वो 50% स्ट्रेंथ कौन रख रहा है? हमारे रेल जॉइंट्स। अगेन हम बात करते हैं,
जो रेल जॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फिटिंग जो हमारे यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमारा फिश प्लेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो बोल रहा हूं इसको 5 स्टार लगा लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जनरली पूछा गया। दूसरा स्पाइक्स, बोल्ट्स, चेयर्स एंड कीज, ब्लॉक्स एंड प्लेट्स। कई बार प्लेट्स से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम प्लेट्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। स्पाइक्स के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, बाकी यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन चेयर का जरूर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चेयर किसका बना होता है, तो हम वो चेयर के बारे में देख लेंगे। शायद चेयर का नाम आपने रेल्स जब हमने पढ़े थे तब भी बोला था कि बुल हेडेड रेल को हम कास्ट आयरन चेयर्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगेन हम बात कर रहे होते हैं सॉरी, फिश प्लेट की बात कर रहे होते हैं। तो इसका काम होता है कि एडजासेंट रेल्स को रेवल में रखना, या इस तरीके से लिख लीजिएगा, आगे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, आगे लिख लेते हैं। द वर्क ऑफ फिश प्लेट क्या होता है? टू कीप द एडजासेंट रेल्स इन लेवल। जो भी एडजासेंट रेल है, मान लीजिए एक रेल यहां है, एक रेल यहां है, अगर ये ऊपर नीचे हो गए थोड़े से रेल, तो हमारा वियर एंड टियर और रेल्स में आने वाले डिफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। या लेटरली शिफ्ट हो गए हैं तो लेटरली भी दिक्कत होगी या नहीं। तो फिश प्लेट क्या करते हैं, ये दोनों रेल हैं, यहां पर एक ऐसी प्लेट लगा देंगे, ये प्लेट लगा देंगे। अगर ये प्लेट लगा दी तो क्या करेगी, ये प्लेट यहां पे नट बोल्ट लगा दिए, अब इसको पूरे लेवल में रखने की कोशिश करेगी। तो जो एडजासेंट रेल हैं उनको लेवल करने का काम कौन करता है? फिश प्लेट। स्पाइक्स क्या करते हैं? स्पाइक्स क्या करते हैं? टू कनेक्ट रेल विथ स्लीपर्स। रेल को स्लीपर्स के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? स्पाइक्स। बोल्ट्स का काम भी यही होता है। चेयर एंड कीज का काम ये होता है कि शॉक्स एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना, शॉक्स एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना। अगर शॉक्स एंड वाइब्रेशन जो भी आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना, साथ ही साथ चेयर बुल हेडेड रेल के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें उसको गेज को मेंटेन किया जाएगा। ब्लॉक्स अलग से अगर हम देखें तो ब्लॉक्स भी इसी तरीके से एलिमेंट होते हैं कि जो साइड में लगे होते हैं। आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से, अगर बुल हेडेड रेल है और बुल हेडेड रेल में अगर हम चेयर्स यहां पर लगाएंगे तो यहां साइड में हमें इसको एडजस्ट करने के लिए ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और वो ब्लॉक हम यहां पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लेट्स क्या होती हैं? प्लेट्स की बात करें तो जनरली हम बियरिंग प्लेट या बेस प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। बियरिंग प्लेट या बेस प्लेट भी हम यूज कर लेते हैं, अलग अलग प्लेट हैं दोनों, एक बियरिंग प्लेट है, एक बेस प्लेट, ठीक है। जैसा कि आपने एडजिंग ऑफ स्लीपर पढ़ा था तो एडजिंग ऑफ स्लीपर में जब हम बात करते हैं तो स्लीपर्स को आउटर साइड से 1:20 के रेशियो में इनवर्ट स्लोप देते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्लेट बोला था कि हम नीचे एक कैंटिंग प्लेट लगाते हैं, तो कैंटिंग प्लेट। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लेट्स जो होती हैं यहाँ पर यूज किया जाती हैं। जनरली वुडन स्लीपर्स या कास्ट आयरन के उसमें हम जनरली प्लेट्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर जो बियरिंग प्लेट्स है, बियरिंग प्लेट का काम एसेंशियल फॉर वुडन स्लीपर। अगर हम बात करें तो ये एसेंशियल होता है फॉर वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर्स के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं, और जनरली देखें कौन सा, सॉफ्ट वुडन। दो तरीके के वुड होते हैं, हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड। आपने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा, और हमने स्लीपर्स भी देखा था, तब भी हमने देखा था दो तरीके के वुड होंगे, एक सॉफ्ट एक हार्ड। उन दोनों से ही स्लीपर्स बनते हैं। तो हम बात करें एसेंशियल फॉर सॉफ्ट वुडन स्लीपर्स, एक पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें, इट सर्व्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड on the rail over a large area of sleepers। तो क्या करेगा ये? अगर हम देखें तो रेल में नीचे की साइड में फ्लैट फुटेड रेल होता है, तो ये लिमिटेड एरिया होगा ठीक है। नीचे की साइड का जो ये एरिया होगा ये लिमिटेड एरिया होगा। तो बियरिंग प्लेट क्या करेगा, इस एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, ये एरिया इंक्रीज करेगा, और इस एरिया को इंक्रीज करके ये कौन सा होगा, बियरिंग प्लेट। और बियरिंग प्लेट किस पे रेस्ट करेगा, हमारा स्लीपर्स पे। तो स्लीपर्स के बड़े एरिया पे हमारा लोड का डिस्पर्सन कर रहेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो स्ट्रेसेस इन द स्लीपर, सो दैट स्ट्रेसेस
in the sleeper will be under limits। जो भी स्लीपर्स के अंदर लिमिट्स है, जो लिमिट्स है और स्लीपर्स की लिमिट्स के अंदर हमारी लोडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो हमारा स्लीपर्स क्या हो जाएंगे, स्लीपर्स हमारे क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बियरिंग प्लेट, बेस प्लेट क्या होती है, तो बेस प्लेट भी इसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बेस प्लेट क्या करता है, बेस प्लेट क्या करता है आपका, बेस प्लेट प्रोवाइड बेस for rails to rest on sleepers। स्लीपर्स पे रेस्ट करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, उसी में हम बात करते हैं। उसी में डिफरेंट तरीके की बेस प्लेट आ जाएंगी, कैंटिंग प्लेट आ जाएगी, या उसी तरीके से और भी कई सारी कास्ट आयरन की प्लेट आ जाएगी, माइल्ड स्टील की बेस प्लेट आ जाएंगी, काफी सारी बेस प्लेट्स वहां पर आ जाती हैं। तो उन सभी बेस प्लेट को हम वहां पर यूज कर सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग बेस फॉर द रेल्स टू रेस्ट ऑन स्लीपर्स और providing base to fix the rails on sleepers। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जो हमारा बात कर रहे हैं यहां पर एक मिनट, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रोवाइडिंग बेस टू द फिक्स ऑफ द रेल ऑन द स्लीपर्स। स्लीपर्स को हम रेल को फिक्स करने की बात करते हैं तो उसके लिए बेस प्लेट। अब मैं थोड़े से एलिमेंट्स आपको दिखा देता हूं तो थोड़ी सी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, तो देखिएगा ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होने वाला है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होने वाला है तो क्या है यहां पर, ये सबसे ऊपर रेल है, रेल के ऊपर क्लिप्स है। अगर ये क्लिप्स है तो ये कीज ही है एक जो चेयर के ऊपर फिक्स करने के लिए हमने लगाया है, उसको क्लिप्स भी बोल देते हैं। ये पैड है, पैड का मतलब एक प्लेट है। देखो ये जो है यहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं तो ये पूरा पूरा एक पैड है जो ऊपर वाली असेंबली और नीचे वाली असेंबली के बीच में इंसुलेटर का काम भी करेगा और इसको एक बेस प्रोवाइड करने का काम। ये हमारा स्पाइक है, स्पाइक डायरेक्टली हम कील की तरह होते हैं। तो रेल को, अब जो रेल है इस रेल को कौन दबाए हुए, यहां पर रेल को कौन दबाए हुए, स्पाइक्स दबाए हुए हैं इस स्लीपर पे फिक्स करने के लिए। साथ ही साथ ये पेंडल क्लेप है या इंसुलेटर से, और ये बेस प्लेट है जिसे हम बोलते हैं टाई प्लेट भी बोल देते हैं। ठीक है, जो पैड है वो बेस प्लेट बियरिंग प्लेट की काम कर सकता है और ये भी अलग से बेस प्लेट भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ट्रैक फास्टनिंग की चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, आई होप चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किन का काम क्या है। तो हमें मेनली यहाँ पर क्या पढ़ना है, फिश प्लेट के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा स्पाइक्स के बारे में समझना है, थोड़ा चेयर्स के बारे में समझना है, थोड़ा सा प्लेट्स के बारे में। हमने ऑलरेडी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पर प्लेट्स के बारे में ले ली है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर ये है क्लिप्स, जो आपने देखा होगा रेलवे में जनरली यूज किया जाता है। ये क्लिप्स है, इसको हम बोलते हैं पेंड्रोल क्लिप। पेंड्रोल क्लिप जो होता है वो इलास्टिक फास्टनर होता है। कैसे होते हैं, इलास्टिक फास्टनर्स होते हैं जो क्रीप को काफी हद तक कंट्रोल किए होते हैं। क्रीप हमने पढ़ा हुआ था, एक प्रॉब्लम है जिसमें रेल लेंथ बढ़ेगी और रेल की लेंथ बढ़ने के कारण हमारा बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हैंडल करना भी एक अपने आप में डिफ़िकल्टी थी। जो पहले जो काम किया है इसको हैंडल करने का डॉग स्पाइक ने किया है। फिर डॉग स्पाइक के बाद हम बात करेंगे इलास्टिक जो फास्टनर्स आए, वो पेंड्रोल क्लिप्स आया जिसने काफ़ी हद तक क्रीप को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो अगेन हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और डायग्राम है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। वही डिफरेंट एलिमेंट हैं, आपको दिखा देता हूं एक बार। तो देखिएगा ये डिफरेंट असेंबली है। ऊपर रेल है, रेल के बाद यहाँ पर रेल इंसुलेटर लगाए हुए हैं, ये रेल इंसुलेटर लगाए हुए हैं। उसके बाद क्या है, स्क्रू स्पाइक है, फिर फ्लैट वॉशर्स है, रेल का पैड है यहाँ पर, और ये टाई प्लेट है। ध्यान रखना, टाई प्लेट जो भी होगा, टाई प्लेट और कॉटर्स, ये जनरली कास्ट आयरन स्लीपर्स के लिए यूज किए जाते हैं। जब रेल को कास्ट आयरन स्लीपर में फिट करना पड़ता है तो टाई प्लेट और हमारा क्या होता है, कॉटर्स, ये दो फास्टनर्स यहाँ पे अलग से यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगेन मैं बात करता हूं यहाँ पर,
नीचे देखिए टाइट प्लेट एडजस्टेबल पैड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्लास्टिक का डॉबल है। इस प्लास्टिक के डॉबल पे ये सारा अरेंजमेंट रेस्ट कर रहा होता है। उसके आगे रेल रेजिलेंट पैड है, रेल गेज ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक किस कारण से आएंगे, जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे तो इसकी प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने के लिए हमें क्या है, रेल गेजेस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर रेल का पैड है जो ऑलरेडी देख चुका है, रेल इंसुलेटर हमने देखे, रेल क्लिप्स, जो क्लिप्स हमने अभी हाल पढ़े वो क्लिप्स, और कुछ असेंबली हमें इस तरीके से दिखाई देगी। अगर हम बात करते हैं तो कुछ असेंबली हमें इस तरीके से दिखाई देने वाली है। ये देखिएगा, ये असेंबली हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूरी असेंबली को डिफरेंट पार्ट में यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सभी एलिमेंट्स का अपना अलग अलग रुतबा है, अलग अलग तरीके से यूज किया जाना है, उसको हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फिश प्लेट। ठीक है, अब फिश प्लेट, इसको फिश प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो फिश के शेप की तरह होता है। कैसा होता है, फिश के शेप की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फिश प्लेट। अगेन दो रेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे से देखिए टैपर्ड है, ऐसा ये टैपर्ड है, ये यहां पर नीचे से थोड़ा सा टैपर्ड रहती है, ऊपर से इस तरीके से दो रेल के बीच में फिक्स हो जाती है। तो यदि मैं आपको यहां पर क्रॉस सेक्शन देखने का बोलूं, ये यहां पर एक रेल जा रही है, ये रेल जा रही है, इनका क्रॉस सेक्शन देखें। ठीक है, अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो चलिए इस वाली का क्रॉस सेक्शन देखते हैं केवल हम। यहां पे मान लीजिए ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, तो इसका क्रॉस सेक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो फिश प्लेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये ज्वाइंट और यहां पर फिश प्लेट दिखाई देगी। जो ऊपर का जो वेव पोर्शन है, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से देखोगे आप, तो ऊपर का जो वेव पोर्शन है और नीचे का जो फुट पोर्शन है, इनके बीच में यहां कहीं पर इस तरीके से फिश प्लेट लगी होती है। अब देखो एक साइड अगर हम बात करें तो यहां पर एक फिश प्लेट है और एक फिश प्लेट दूसरी साइड पे है, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन देखने की कोशिश करोगे तो आपको केवल एक फिश प्लेट जो कि एक साइड से है, केवल एक साइड की फिश प्लेट दिखाई दे रही है, ये एक फिश प्लेट दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखते हैं रेल के बीच से यहां पर ये ए क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ए क्रॉस सेक्शन को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और अगर हम ऊपर से यहां से बी क्रॉस सेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, वी को, ठीक है, तो बी क्रॉस सेक्शन को जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें यहां से फिश प्लेट कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाली है। ये बी क्रॉस सेक्शन है और ये कौन सा है, ये ए क्रॉस सेक्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना, टू पेयर्स ऑफ फिश प्लेट रहेंगे, टू फिश प्लेट रहेंगी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वन पेयर ऑफ फिश प्लेट, और टोटल 4 फिश बोल्ट्स यूज किए जाते हैं, या फिश बोल्ट या फिश नट यूज किए जाते हैं। तो ये जो क्रॉस दिख रहे हैं, ये 4 नट लगाए हुए हैं। ये स्टैंडर्ड डाटा है और यही स्टैंडर्ड डाटा हमसे पूछा गया है कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस में, तो हमें ध्यान रखना है। फिश प्लेट का साइज, फिश प्लेट किस तरीके से दिखाई, अच्छा विजुलाइज हो पाया थोड़ा सा या नहीं। ए सेक्शन पे देखना, ये रेल आ रही है, इसके एक साइड पे ये फिश प्लेट दिखाई देगी, एक साइड पे यहां दिखाई देगी, दोनों दिखाई दी 1 और 2। ठीक है, अब यहां से बी सेक्शन से देख लो, ये ज्वाइंट है तो सामने से केवल यही दिखाई देगा या नहीं, बी सेक्शन पे। तो इस तरीके से विजुलाइज हमें थोड़ा सा करना है। अगेन, तो फिश प्लेट्स आर यूज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेल्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिश प्लेट, या फिर हम बोल सकते हैं टू कीप द एडजेसेंट ends in correct position or level, so that लॉन्गिट्यूडनल एंड जो भी है लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल रेल्स का लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, इस तरीके से आगे पीछे लेटरल डिस्टरबेंस ना हो। अगर हम बात करें तो दीज जॉइंट्स आल्सो हैंडल द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। हमने बात की हुई थी टेम्परेचर चेंजेस का, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एल चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें ये गैप मेंटेन करना होगा। तो डिफरेंट रीजन में जो टेम्परेचर चेंज की वैल्यू है वो अलग अलग दी गई है, इसलिए हम बात करते हैं यहां पर कि अलग अलग तरीके से यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो लेटरल और वर्टिकल जो बेंडिंग होती है
उसके कारण जो डिस्टॉर्शन होता है उसको भी बियर करता है कौन सा? फिश प्लेट। तो अगर हम बात करें द फिश प्लेट्स जो डिजाइन होती हैं वो हम बात करते हैं IRST 157 नाम से। इंडिया में IRST 157 नाम से डिजाइन होती हैं और इनकी मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, UTS का मतलब क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 57 to 68 किलोग्राम पर mm स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम पर mm स्क्वायर तक होता है। 57 to 68 किलोग्राम पर mm स्क्वायर तक होता है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। दे शुड अलाउ इजी रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स इन केस ऑफ डैमेज। अगर हम बात करें तो ये भारी इकोनॉमिकल हैं। इकोनॉमिकल कैसे? इनका रिन्यूअल भी आसान है, साथ ही साथ इनका रिप्लेसमेंट भी क्या है? आसान है, क्योंकि नट लगाना और खोलना है। अगर हम बात करें दे आर नॉट फास्टेंड टाइटली। अगर हम बात करें तो फिश प्लेट को एकदम टाइटली फास्टेंड नहीं किया जाता है, बिकॉज ड्यू टू टाइटनिंग देयर आर chances of shear failure of plate। अगर हम बात करें shear failure of plate, प्लेट के shear failure होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए उनको टाइटली फास्ट नहीं किया जाता है। अगेन ध्यान रखिएगा कि पहले तो नाम, दूसरा उनकी UTS और तीसरा रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनको टाइटली फास्टेंड भी नहीं करते हैं। तो कई बार ऑप्शन लिखा हो सकता है कि फर्स्ट लिख दिया उन्होंने कि इनका रिन्यूअल आसान है, इनका रिप्लेसमेंट आसान है, तीसरा लिख दिया दे आर फास्टेंड टाइटली, बिल्कुल टाइटली फास्टेंड कर जाते हैं, और चौथा लिखा ऑल ऑफ द अबव। कौन सा गलत कथन है? बचाइए, कौन सा गलत कथन है? तो आप कौन सा होगा? तीसरा नंबर का गलत कथन हो जाएगा दे आर फास्टेंड टाइटली। बल्कि क्या होता है, उनको टाइटली फास्टेंड नहीं किया जाता, टाइटली उनको पैक नहीं किया जाता है, एकदम टाइटली नहीं किया जाता है, 1-2% गुंजाइश छोड़ी जाती है, वरना लोड लगातार आता रहेगा, ये नट बोल्ट रहेंगे और नट बोल्ट का डायमीटर बढ़ता जाएगा और प्लेट में शेयर फेल्योर हो जाएगा। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, नोट का ये बोल्ट के चारों डायमीटर बढ़ता जाएगा और धीरे से क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेयर फेल्योर और बोल्ट नीचे आ जाएगा, फेल्योर हो जाएगा इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिश प्लेट को इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो बात करते हैं, हमने फिश प्लेट की बात की है, तो अगर हम बात करते हैं अगर इनकी डिजाइनिंग किया जाएगा, ठीक है, तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कहेंगे और क्या करेंगे हम, टू रजिस्ट, और किसकी डिजाइनिंग, और क्या कहें, रजिस्ट वियर भी रजिस्ट कर रहे हो, व्हील्स का और रेल्स का जो वियर होता है वो भी रजिस्ट कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिजाइंड फॉर बियर स्ट्रेसेस, डिजाइंड फॉर बियरिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू lateral and vertical bending, lateral and vertical bending। अब देखो लेटरल लोड आ रहे हैं, तो लेटरल लोड के कारण ये लेटरल लोड लग रहा है। अब लेटरल लोड के कारण क्या होता है, ये बेंड होने की कोशिश करेगी, ये बेंड होने की कोशिश करेगी, और जब ये बेंड होने की कोशिश करेगी तो इस बेंड के कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो भी कौन ले रहा है, नट बोल्ट यानी फिश प्लेट, ठीक है। वो अगर हमने यहां पर एक लगा दिया इस तरीके से फिश प्लेट, तो अब वो बेंड नहीं होने देगी। ये बेंड, अगर हम बात करें ये है रेल और यहां पर फिश प्लेट लगा दिया, तो ये बैंड इस तरीके से नहीं, तो बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कौन लेगा, फिश प्लेट, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आगे पीछे भागने, क्रीप के कारण आगे पीछे भागने की कोशिश करेगी, तो उसको भी वो स्ट्रेसेस नहीं लेने देगा। तो वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल और हमारे लेटरल बेंडिंग को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो फिश प्लेट की अगर हम बात करें तो इसको हम किससे कसते हैं, फिश बोल्ट एंड फिश नट से, ठीक है। तो ये जो होते हैं, कई बार पूछा गया है किसके बने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मीडियम टू हाई कार्बन स्टील, और ऑलरेडी बताया है मोस्टली चीजें यहाँ मीडियम टू हाई कार्बन स्टील से बनी होंगी। अगेन टू मच टाइटनिंग इज प्रोहिबिटेड, टू मच टाइटनिंग प्रोहिबिट करते हैं क्योंकि शेयर से बचाएंगे, टू मेक इट सेफ इन शेयर, शेयर में सेफ करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, बचाएंगे। साइज डिपेंड ऑन द फिश प्लेट,
साइज यूज, जो भी फिश प्लेट हम यूज कर रहे हैं वो रेल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे अगर हम 90 आर सेक्शन में की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ था ब्रॉड गेज मीटर गेज दोनों के लिए 90 आर सेक्शन यूज होता है। तो 90 आर जो सेक्शन होता है मतलब 90 पाउंड्स पर यार्ड, ठीक है। तो 90 आर सेक्शन जो होता है उसमें फिश ब्लेड जो होता है वो 1 इंच डायामीटर का होता है और 5 इंच उसकी लेंथ होती है। तो इस तरीके से देखो 2 पेयर हैं यहाँ पर और 4 बोल्ट टोटल यूज किए जा रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एट अ पर्टिकुलर जॉइंट्स देयर विल बी 2 फिश प्लेट्स। एक पर्टिकुलर जॉइंट पर मतलब एक सिंगल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, यहां सिंगल जॉइंट्स पे 2 फिश प्लेट होंगी, लेकिन हमें सामने से दिखाई कितनी दे रही है, एक। तो 2 फिश प्लेट एंड 4 बोल्ट्स एंड 4 नट्स होंगे, ध्यान रखना। बट कहीं लिखा हो सकता है 1 पेयर ऑफ फिश प्लेट, तो 1 पेयर ऑफ फिश प्लेट का मतलब भी क्या होगा, 2 फिश प्लेट वहां पर हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या था, स्पाइक्स। अगर हम स्पाइक्स की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, जनरली इनको किसके लिए यूज किया जाता है, वुडन स्लीपर्स के लिए जनरली यूज किया जाता है। अच्छा एक और बात, ठीक है, अगर हम फिश प्लेट की बात करें तो फिश प्लेट, टाइप ऑफ फिश प्लेट, अगर हम फिश प्लेट की बात करते हैं तो डिफरेंट शेप में फिश प्लेट हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट फिश प्लेट हो सकती हैं, दूसरा एंगल शेप में हो सकती हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर तो एनवेलपिंग शेप में हो सकती हैं, और चौथा लिप्ट शेप में हो सकती हैं। तो ये 4 शेप हैं जो आपको ध्यान रखना है, इस शेप में हमारे फिश प्लेट हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इनकी फास्टनिंग की बात करें तो टाइप ऑफ फास्टनिंग में डिफरेंट टाइप से फास्टनिंग हो सकती है कि मान लीजिए डायरेक्टली फिश प्लेट को रखा, ठीक है, डायरेक्ट लाइन की और डायरेक्ट उनकी फिक्सिंग कर दी, मतलब उनके बीच में कोई बेस प्लेट, बियरिंग प्लेट कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। स्लीपर के ऊपर जस्ट फिश प्लेट को रखा या रेल के बीच में फिश प्लेट को रखा और उनकी फिक्सिंग कर दी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट लाइंग, डायरेक्ट फिक्सिंग, या फिर डायरेक्ट लाइंग इनडायरेक्ट फिक्सिंग, या इनडायरेक्ट लाइंग डायरेक्ट फिक्सिंग, या इनडायरेक्ट लाइंग और इनडायरेक्ट फिक्सिंग, मतलब उनके बीच में कुछ पैकिंग वगैरह करके लगा सकते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आगे स्पाइक्स की बात करें तो स्पाइक्स क्या होते हैं, कील, सिंपली कील, जो घर में आपने देखी होंगी कील, उस तरीके से होते हैं। तो जनरली रेल्स को स्लीपर्स पे बाइंड करने के लिए, और किस स्लीपर के केस में, वुडन स्लीपर के केस में रेल्स को स्लीपर्स पे बाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, स्पाइक्स। अगर हम बात करें स्पाइक्स की तो डिफरेंट टाइप के स्पाइक्स होते हैं। पहले डॉग स्पाइक्स, जनरली इनका जो शेप होता है वो टॉप शेप जो होता है डॉग्स हेड की तरह होता है, डॉग्स के हेड की तरह होता है, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है, डॉग्स स्पाइक। और जनरली किसके लिए यूज करते हैं, फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा डॉग्स स्पाइक्स जो हैं ये फ्लैट फुटेड रेल के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके लिए तो ध्यान रखिएगा, अगर हम डॉग्स स्पाइक की बात करते हैं तो ये, अगर हम बात करते हैं, परमिट्स क्रीप्स टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ एक्सटेंट तक ये क्रीप की भी परमिशन देते हैं कि क्रीप आ जाएगा, फेल्योर नहीं होगा, क्रीप को हैंडल कर रहे हैं, कुछ एक्सटेंट तक ये क्रीप को हैंडल कर रहे हैं। अब इसी डॉग स्पाइक्स के बाद आया राउंड स्पाइक। राउंड स्पाइक में क्या किया, जो ऊपर का पोर्शंस है, इस ऊपर के पोर्शंस को हमने क्या किया, हमने हटा दिया, डॉग्स हेड के शेप में जो पोर्शन था उसको हटा दिया, और उसकी जगह पे हमने क्या किया, राउंड सरफेस लगा दी। राउंड सरफेस लगा दी किस तरीके से, देखिएगा ये डॉग्स वाला हेड वाला पोर्शन हटा के इसमें क्या लगा दिया, राउंड सरफेस। और राउंड सरफेस लगा के जो हमने स्पाइक्स बना दिया उसको हम बोलेंगे राउंड। अगर हम जनरली बात करें तो इसको बुल हेडेड और फिक्सिंग चेयर्स, जो कास्ट आयरन की चेयर्स होंगी और जो बुल हेडेड रेल्स होंगी, उनके लिए हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगेन स्टैंडर्ड स्पाइक, कुछ स्टैंडर्ड स्पाइक बनाए, तो जो कास्ट आयरन की चेयर थी उनको होल्ड करने के लिए वुडन स्लीपर पे हमने क्या बनाए हैं, कुछ स्टैंडर्ड स्पाइक, और एक इलास्टिक स्पाइक्स बनाए हैं जो फ्लैट बॉटम रेल्स के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फ्लैट बॉटम के लिए भी तो होते हैं, बट ध्यान रखना कि फ्लैट बॉटम के साथ साथ यहां पर ये इस तरीके की रेल के लिए होती हैं जिनमें स्पेसेस कम हो, ठीक है। अभी बात करूंगा थोड़ी देर से, ठीक है, थोड़ी देर से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें इलास्टिक स्पाइक्स को तो यूज्ड विथ बेस प्लेट, हमेशा किसके साथ ये यूज करेंगे, बेस प्लेट के साथ यूज किए जाते हैं। मतलब इनको लगाने के लिए बेस प्लेट का लगाना जरूरी है, मतलब रेल को पहले बेस प्लेट के ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद ही इनको फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज फिक्स
नहीं कर सकते हैं। दूसरा, स्क्रू स्पाइक की अगर हम बात करें तो स्क्रू स्पाइक भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेट स्क्रू, मतलब ये प्लेट के थ्रू लगते हैं, और दूसरा होता है रेल स्क्रू, डायरेक्टली रेल में स्क्रू की तरह लगते हैं। अब स्क्रू स्पाइक की जब मैं बात करता हूं तो देखिएगा नीचे साइड पे थ्रेड होते हैं स्क्रू की तरह, जैसा कि स्क्रू में हम, तो इनकी हैंडलिंग आसान होती है। इनको लगाना, खोलना और लगाना, इनको खोलना और लगाना काफी आसान होता है, और इस शॉक्स एंड वाइब्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछा जाए तो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डॉग स्पाइक, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डॉग्स स्पाइक की अगर हम बात करते हैं तो डॉग्स स्पाइक की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है हाफ ऑफ स्क्रू स्पाइक होता है। स्क्रू स्पाइक की कैपेसिटी का हाफ होता है, इसलिए हम बात करते हैं इट इज मोस्ट इकोनॉमिक एंड फिक्सिंग is better to maintain proper gaze, maintain proper gaze, hence used widely। अगर हम बात करें कि स्क्रू स्पाइक लगाना निकालना आसान है, बट उसकी अगर हम बात करें कैपेसिटी, होल्डिंग, रेल को होल्ड करने की सीट पे के साथ कैपेसिटी भी क्या है, डॉग स्पाइक से ज्यादा है। बट क्या है, डॉग स्पाइक इकोनॉमिकल पड़ते हैं, थोड़े सस्ते पड़ते हैं, और इनकी फिक्सिंग का जो बैटर है, गेज को मेंटेन करने के लिए जब हम इनको फिक्स करते हैं तो इनकी फिक्सिंग क्या होती है, बहुत शानदार आती है, और ये गेज को प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली डॉग स्पाइक प्रेफर करते हैं ओवर स्क्रू स्पाइक। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डॉग स्पाइक और स्क्रू स्पाइक में क्या प्रेफर करोगे, आप डॉग स्पाइक। साथ ही साथ मैंने क्या बताया, परमिट्स द क्रीप को भी परमिशन देते हैं कुछ हद तक, तो क्रीप को भी हैंडल कर रहे हैं, जबकि स्क्रू स्पाइक इतना अच्छे तरीके से क्रीप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके बाद जो आते हैं वो हमारे आते हैं इलास्टिक स्पाइक। तो जो इलास्टिक स्पाइक होते हैं ठीक है, अगर हम इलास्टिक स्पाइक की बात करें तो ये क्रीप को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो हम बात करेंगे इलास्टिक स्पाइक इज यूज्ड टू ओवरकम क्रीप ऑफ रेल। क्रीप ऑफ रेल को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलास्टिक, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा है पेंड्रोल क्लिप। अगर हम पेंड्रोल क्लिप की बात करें तो पेंड्रोल क्लिप हमारा क्या होता है, एक इलास्टिक स्पाइक्स हमारा होता है जो हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, इसके तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं, इलास्टिक स्पाइक्स में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, बट हमें मेनली याद रखना है पेंड्रोल क्लिप। तो पेंड्रोल क्लिप यहाँ पर इलास्टिक स्पाइक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक हमारा IRSN 202, ये भी एक क्लिप है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, रबर पैड है, तो रबर पैड को भी हम यहाँ पर इलास्टिक स्पाइक्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है इसको, ये IRSN था, ये IRN है, एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो ये इस तरीके से क्लिप्स भी यूज कर, जबकि हमें ध्यान किस पे देना है, पेंड्रोल क्लिप पे। तो ध्यान रखना, इलास्टिक स्पाइक्स अलग से यूज किए जाते हैं, तो हमें इनको ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे सर तो फिर इनको बनाया क्यों, स्क्रू स्पाइक को बनाया क्यों, जब इनको यूज डॉग स्पाइक्स पहले से ही अच्छा काम कर रहे थे, तो स्क्रू स्पाइक को बनाया क्यों। तो देखो, अगर हम बात करें तो स्क्रू स्पाइक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेस्ट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रंक रूट। हाई स्पीड ट्रंक रूट के केस में अगर हमने देखा था तो 160 kmph तक वैल्यू जाएगी आगे। ठीक है, जो फ्यूचर स्पीड थी तो 160 kmph तक जाएगी। तो हाई स्पीड ट्रंक रूट्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो स्क्रू स्पाइक हमारा बेटर काम करेंगे एज कंपेयर टू डॉग स्पाइक, इसलिए हमने स्क्रू स्पाइक को जनरेट किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रू स्पाइक हाई स्पीड ट्रेन के फॉर्म में हमें यूज करना है, हाई स्पीड के केस में हमें यूज करना है। तो इतनी चीजें आई होप समझ में आएंगी। तो ये ध्यान रखना, राउंड स्पाइक किसके लिए, बुल हेडेड के लिए, और डॉग स्पाइक्स के लिए फ्लैट फुटेड के लिए। ये भी परमिट करता है क्रीप को, लेकिन उससे ज्यादा कौन करता है, इलास्टिक हमारा परमिट्स करता है क्रीप को, सबसे ज्यादा हैंडल करने में काम आता है। और फ्लैट बॉटम रेल्स के लिए जनरली इनको यूज किया जाता है। साथ ही साथ इलास्टिक रेल की एक और एडवांटेज है,
एक और एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, ये किसी भी स्लीपर्स के लिए यूज किया, यूज्ड फॉर वुडन, कास्ट आयरन, स्टील और कंक्रीट स्लीपर, किसी भी तरीके के स्लीपर्स के लिए यूज किया जा सकता है। बट जो डिफरेंट स्पाइक्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अलग अलग तरीके के स्लीपर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्टैंडर्ड स्पाइक कास्ट आयरन के लिए ही किया जाता है, ठीक है। राउंड स्पाइक बुल हेडेड के लिए किया जाता है, डॉग स्पाइक फ्लैट फुटेड के लिए किया जाता है। उसमें स्लीपर्स भी फिक्स हैं कि वुडन स्लीपर्स जनरली यूज करना है, बट इलास्टिक स्पाइक सभी तरीके के स्लीपर्स में यूज किया जाता है, इसलिए हम उनको यूज कर लेते हैं। और आपने कंक्रीट में देखा होगा, ये पेंड्रोल क्लिप जो देखी है वो क्या कंक्रीट पे ही लगी हुई है, देखो कंक्रीट पे लगी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल। तो हम इसको सभी तरीके के स्लीपर्स पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइक का इतना पोर्शंस काफ़ी है आपके लिए, इतनी ही चीज़ें हमें यहाँ पर बात करनी है। और एक और हम बात करते हैं, एक और नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कास्ट आयरन के केस में, नोट करके लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ in cast iron sleepers, rails are fixed using tie bars and cotters। तो टाई बार्स एंड कॉटर्स कुछ अरेंजमेंट होते हैं जो अभी हमने देखे थे थोड़ी देर पहले, एक डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। टाई बार्स कॉटर्स एक तरीके से ब्लॉक ही होते हैं, ठीक है। तो टाई बार्स और कॉटर्स अरेंजमेंट होते हैं, उनके थ्रू हम उसमें फिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है हमारा चेयर एंड कीज। अगर हम चेयर एंड कीज की बात करें तो जनरली बुल हेडेड रेल और डबल हेडेड रेल को होल्ड करने के लिए हम किसकी यूज करते हैं, चेयर्स एंड कीज का। जनरली ये किससे बना होता है, कास्ट आयरन। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। अब चेयर्स में होल्ड कैसे करते हैं, देखिएगा यहां पर इस तरीके से आएगा, ये रेल आएगा। अब जब ये रेल यहां पर आएगा तो ध्यान दीजिएगा, इस रेल के लिए यहां पर हमें कुछ कीज लगानी पड़ेंगी। ये कीज लगाते हैं, या यहां पर ये कीज लगी होती हैं, या इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स लगे होते हैं, जो कि रेल को टू कीप रेल इन इट्स पोजीशन, कि रेल को उसकी पोजीशन में रखने के लिए यहां पर की या ब्लॉक्स लगा देते हैं जो इस चेयर में रहता है। अब ये कास्ट आयरन का, साथ ही साथ यहां पर जो हम पोर्शन में लगाते हैं, यहां पर हम कई बार क्या लगा देते हैं, हम यहां पर स्पाइक्स लगा देते हैं, जो स्पाइक्स इनको होल्ड कर रहे होते हैं, या फिर हम बोल्ट्स लगा देते हैं। अब जो बोल्ट्स हैं वो बोल्ट्स कैसे होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। बोल्ट्स, अगर हम बोल्ट्स की बात करें तो जो बोल्ट्स हम यूज करते हैं, नोट, sometimes in case of spikes, या इस तरीके, sometime instead of, मतलब के बजाय इंस्टीड ऑफ स्पाइक्स बी यूज, हम क्या यूज करते हैं, फैंग बोल्ट्स। फैंग बोल्ट्स एक तरीके के बोल्ट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं कहां पर, स्पाइक्स की जगह पर। और जनरली ध्यान रखिएगा, इनको जनरली जो यूज किया जाता है, क्रिटिकल यूज्ड एट पोजीशन दैट इज स्विचेस। जब हम पढ़ेंगे आगे स्विचेस तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, उनको स्विचिंग्स बोलते हैं। स्विचिंग्स, टाई प्लेट्स को हैंडल करने के जो हमने अभी टाई बार्स बताई, वहां पर टाई प्लेट्स भी लगते हैं। तो टाई प्लेट्स एंड ऑन शार्प कर्व, और शार्प कर्व की पोजीशंस में हम क्या यूज कर लेते हैं, फ्लैंग बोल्ट्स, क्योंकि यहां पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, स्पाइक्स उन वाइब्रेशन को या स्ट्रेसेस को हैंडल नहीं कर पाते, तो वहां पर हमें बोल्ट्स लगाना पड़ते हैं। तो बोल्ट्स का अरेंजमेंट हम वहां पर कर रहे होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर जो था वो डिफरेंट तरीके के फास्टनर्स और जॉइंट्स को लेकर के कहा। तो आप बताइएगा कि अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आई नो दिस चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग है, बट यहाँ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ऑलरेडी बात करा दी। तो किस किस को, क्या फ्लैट फुटेड को कवर करेगा ये, फ्लैट फुटेड के लिए रिक्वायर्ड है क्या, बिल्कुल नहीं, केवल बुल हेडेड और डबल हेडेड। तो ऑब्जेक्टिव यहां से भी बना सकता है अब कि किस तरीके की रेल को होल्ड नहीं किया जाता है, तो फ्लैट फुटेड के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर।
तो अब हम अपनी जो भी नॉलेज है उसको देख लेते हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है हमें कितनी चीज़ें समझ में आई। तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल था, एक बार इसको समझिएगा फिर इसको फिर से लिखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट, देखो इस चैप्टर में जानने के लिए बहुत कुछ है, बट हमने केवल वही चीज़ें जानेंगे जो हमारे काम की हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला, एट अ रेल जॉइंट्स एंड्स ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स आर, और अगर कोई पोर्शन रह जाएगा इस चैप्टर का तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। At a rail joints ends of adjoining rails are connected with a pair of fish plates and आप पेयर ऑफ फिश प्लेट मतलब कितनी फिश प्लेट हैं? 2। और बोल्ट्स कितने होते हैं? 4। हमने अभी हल पढ़ा तो हमारा ऑप्शन 4 कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है, देखिएगा, ठीक है। पेंडल क्रिप्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, अगेन पेंडल क्रिप्स अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पेंडल क्रिप्स, इलास्टिक फास्टनर सबके लिए यूज किया जाता है, मैंने क्या बोला सबके लिए, लेकिन वुडन स्लीपर्स में हो सकता है, कंक्रीट में हो सकता है, स्टील ट्रफ में हो सकता है। क्या मैंने CST9 बोला? नहीं, CST9 अगर हम बात करें तो CST9 के लिए पेंडल क्लिप को यूज नहीं किया था। पेंडल क्लिप इज नॉट यूज्ड, पेंडल क्लिप इज नॉट यूज्ड। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? अलग से कास्ट आयरन सिटिंग, जो चेयर हमने बनाई थी उस कास्ट आयरन से जो चेयर हमने बनाई है उस चेयर को यूज करते हैं CST9 पे। तो इस तरीके से इसके लिए हम पेंडल क्लिप यूज नहीं करें बल्कि स्पाइक्स वगैरह यूज करके हम उसको फिक्स कर लेते हैं। तो इतना चीज हमें ध्यान रखना है कि कास्ट आयरन में अगर हम बात करें कास्ट आयरन चेयर की तो वहां पर CST9 स्लीपर्स जनरली यूज किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो आपको नए सब्जेक्ट्स के भी मिलने वाले हैं, हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, आपको समझ आ रही हैं यानी क्या उनको और कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।